हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अमित चौरान एंड आई वेलकम यू ऑल टू अवर यूट्यूब चैनल राजवीर क्लासेस। हम कर रहे हैं 12th क्लास के एनसीईआरटी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का चैप्टर नंबर 2 दैट इज द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। इस चैप्टर का ये पार्ट सेकंड है। फर्स्ट पार्ट हम पहले बना चुके हैं, जिसने ना देखा है वो जाके देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं बर्लिन वॉल से। 1945 में सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था। सेकंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस कॉन्फ्रेंस का नाम है पोट्सडैम कॉन्फ्रेंस। इस पोट्सडैम कॉन्फ्रेंस में जो अलाइड फोर्सेस थे उन्होंने जर्मनी को डिवाइड करने का फैसला लिया। तो जर्मनी को डिवाइड किया गया। जो इसका ये ग्रीन वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है ये लिया था ब्रिटेन ने। ये जो ब्लू वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है ये फ्रांस ने ले लिया। जो ऑरेंज वाला हिस्सा है ये यूएसए ने ले लिया। और जो रेड वाला हिस्सा है ये ले लिया यूएसएसआर ने। अब जर्मनी की राजधानी थी बर्लिन। बर्लिन इस रेड वाले हिस्से में पड़ती थी, यानी कि ये सोवियत यूनियन के अंडर जो हिस्सा आ रहा है उसके बीचों बीच ये बर्लिन उनकी राजधानी थी। इन्होंने डिसाइड किया कि इस बर्लिन को भी डिवाइड किया जाएगा। तो जर्मनी को तो डिवाइड किया ही, साथ में बर्लिन को भी डिवाइड किया। अब बर्लिन हम देख सकते हैं कि ईस्ट जर्मनी में बर्लिन थी और इसको भी डिवाइड किया गया। ये येलो वाला हिस्सा लिया ब्रिटेन ने, ये ब्लू वाला हिस्सा लिया यूएसए ने, लाइट ब्लू वाला हिस्सा लिया फ्रांस ने और ये रेड वाला हिस्सा लिया सोवियत यूनियन ने। यानी कि बर्लिन का जो ईस्ट वाला हिस्सा है वो लिया है सोवियत यूनियन ने, यूएसएसआर ने। बाकी जो तीनों हिस्से थे ये तीनों मिला के कहे जाते थे वेस्ट बर्लिन, क्योंकि ये वेस्टर्न कंट्रीज के कंट्रोल में थे। अब ईस्ट बर्लिन और वेस्ट बर्लिन ये दो टुकड़े हो गए बर्लिन के, यानी कि यह चारों कंट्रीज अलाइड फोर्सेस के पार्ट थे जो कि विश्व युद्ध में जीते थे और जर्मनी विश्व युद्ध में हारा था। अब आगे जाके हम देखते हैं कि कोल्ड वॉर शुरू हुआ, जिसमें यूएसए और यूएसएसआर के बीच में रिलेशंस खराब हुए। इसका असर जर्मनी पे भी पड़ा और बर्लिन पे भी पड़ा। ईस्ट और वेस्ट बर्लिन को डिवाइड करने के लिए एक यूएसएसआर ने दीवार खींच दी इस हिस्से में। ये लगभग 150 किलोमीटर लंबी दीवार थी और ये 1961 में खींची गई। इट वॉज बिल्ट इन 1961। इट सेपरेटेड ईस्ट बर्लिन फ्रॉम वेस्ट बर्लिन। इट वॉज मोर देन 150 किलोमीटर लॉन्ग। अब हम देखते हैं कि दिस बर्लिन वॉल सिंबलाइज्ड द डिवीजन बिटवीन द कैपिटलिस्ट एंड कम्युनिस्ट वर्ल्ड। इस बर्लिन वॉल ने कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट वर्ल्ड को डिवाइड किया। ये ना सिर्फ एक फिजिकल डिवीजन था बल्कि एक आइडियोलॉजिकल डिवीजन भी था। फाइनली जब यूएसएसआर की हालत खराब हुई और वो डिसइंटीग्रेशन के कगार पे आ गया था, तब वहां के लोगों ने ये दीवार तोड़ दी। 9 नवंबर 1989 यानी 28 साल के बाद इस बर्लिन वॉल को तोड़ा गया। दिस मार्क द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ कम्युनिस्ट ब्लॉक। इस बर्लिन वॉल का टूटना जर्मनी के यूनिफिकेशन को दिखाता है। साथ ही ये जो कम्युनिस्ट ब्लॉक है उसके एंड की शुरुआत माना जाता है। जो कम्युनिस्ट ब्लॉक का एंड होना शुरू हुआ था वो इस बर्लिन वॉल के टूटने के साथ शुरू हुआ था। इट वॉज द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ कम्युनिस्ट ब्लॉक। जर्मनी डिवाइडेड आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज यूनिफाइड इन 1989। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी का डिवीजन हुआ था 1945 में और ये जर्मनी वापस यूनाइटेड हुई 1989 में। वन आफ्टर अनदर द 8 ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज दैट वर पार्ट ऑफ सोवियत ब्लॉक रिप्लेस्ड देयर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स इन रिस्पॉन्स टू मास डेमोन्स्ट्रेशंस। अब इसके बाद जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थे उनमें लोगों का डेमोन्स्ट्रेशन शुरू हुआ। लोगों ने वहां पे प्रोटेस्ट करनी शुरू कर दी वहां की जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी उनके खिलाफ, और एक एक करके इन सब कंट्रीज में ये कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स गिराई गई और वहां पे डेमोक्रेसी स्टैब्लिश की गई। इवेंचुअली द सोवियत यूनियन इटसेल्फ डिसइंटीग्रेटेड इन 1991। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच अराइजेस इज व्हाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट? सो वी कैन मेंशन द 4 causes behind it. First one is the economic causes, second is political and administrative causes, third is adverse effects of Gorbachev's reforms, and fourth is rise of nationalism in these countries. We will look at them one by one. Now the first cause, economic causes. Soviet Union used much of its resources in maintaining a nuclear and military arsenal and development of its satellite states in Eastern Europe and within the Soviet system. This led to a huge economic burden that the system could not cope with. अब यूएसएसआर ने जो इनके इकोनॉमिक रिसोर्सेज थे उसका इस्तेमाल कहीं और करना शुरू कर दिया। सबसे पहले इन्होंने अपनी न्यूक्लियर एंड मिलिट्री कैपेबिलिटी बढ़ाई।
एक समय ऐसा आ गया था कि यूएसए से ज्यादा एटॉमिक बॉम्ब्स यूएसएसआर के पास होते थे। साथ ही उसके जो सैटेलाइट स्टेट्स थे उनके डेवलपमेंट पे भी यूएसएसआर ने खर्चा करना शुरू कर दिया। सैटेलाइट स्टेट्स क्या होते हैं? कोई एक प्लेनेट है, उसके चारों तरफ अगर कोई बॉडी चक्कर काटती है तो उस बॉडी को उसका सैटेलाइट कहते हैं। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जब वर्ल्ड दो पोल में डिवाइड हो गया था, एक बाइपोलर वर्ल्ड बन गया था, एक पोल बन गया था यूएसए और एक पोल बन गया था यूएसएसआर। अब इन पोल्स के आसपास, इन दोनों कंट्रीज के आसपास छोटे छोटे कंट्रीज इनके अलाइड पार्टनर्स बन गए थे। अब इन अलाइड कंट्रीज की दुनिया इन दोनों सुपर पावर्स के आसपास घूमती थी, इसलिए इन अलाइड कंट्रीज को इन दोनों सुपर पावर्स का सैटेलाइट कहा जाता है। एक सैटेलाइट जैसे एक प्लेनेट का चक्कर काटता है, वैसे ही ये अलाइड कंट्रीज इनके चक्कर काटते रहते थे, इसलिए इनको सैटेलाइट कहा जाता था। तो जो ये सोवियत यूनियन था, इसने अपने सैटेलाइट कंट्रीज की डेवलपमेंट में बहुत सारा पैसा लगाया। इसके कारण हम कह सकते हैं कि इसको बहुत ज्यादा इकोनॉमिक बर्डन हुआ, जिससे ये सिस्टम कोप अप नहीं कर पाया और ये सिस्टम कोलैप्स हो गया। एट द सेम टाइम ऑर्डिनरी सिटीजन्स बिकेम मोर नॉलेजेबल अबाउट द इकोनॉमिक एडवांस ऑफ द वेस्ट। जो सामान्य जनता थी उनको भी तो सब कुछ दिखाई दे रहा था। उनको दिखने लग गया कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जो वेस्टर्न अलाइज में है, उनका डेवलपमेंट कितना ज्यादा हो रहा है, यानी कि कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी कारगर साबित हो रही थी। दे कुड सी द डिस्पैरिटीज बिटवीन देयर सिस्टम एंड द सिस्टम्स ऑफ द वेस्ट। उनको क्लियर डिस्पैरिटीज नजर आ रही थी वेस्टर्न कंट्रीज के सिस्टम में और ईस्टर्न कंट्रीज के सिस्टम में। सेकेंड इज पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज। द कम्युनिस्ट पार्टी वॉज नॉट अकाउंटेबल टू द पीपल। कम्युनिस्ट पार्टी है वो लोगों के प्रति अकाउंटेबल नहीं थी, उनसे कोई भी सवाल जवाब नहीं कर सकता था। ऑर्डिनरी पीपल वर एलिनेटेड बाय स्लो एंड स्टिफलिंग एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो बहुत ज्यादा स्लो था और बहुत ज्यादा सख्त था। रैम्पेंट करप्शन, इनएबिलिटी ऑफ द सिस्टम टू करेक्ट इट्स मिस्टेक्स। द मिस्टेक्स विच वर कैरिड आउट बाय द सिस्टम और द गवर्नमेंट वर नॉट करेक्टेड। अनविलिंगनेस टू अलाउ मोर ओपननेस इन द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट विलिंग नहीं थी कि ज्यादा से ज्यादा ओपननेस लाया जाए, लोगों को ट्रांसपेरेंसी दिखाए। सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी इन वास्ट लैंड। हम देखते हैं कि यूएसएसआर का जो लैंड है बहुत ज्यादा वास्ट था, लेकिन सारा का सारा कंट्रोल मॉस्को से चल रहा था, यानी कि रशिया से चल रहा था। बाकी जो कंट्रीज थे, जो हमने देखे 15 सब पार्ट थे यूएसएसआर के, उन पे भी मॉस्को का सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल था। द पार्टी ब्यूरोक्रेट्स गेन्ड मोर प्रिविलेजेस देन ऑर्डिनरी सिटीजन्स। जो पार्टी के ब्यूरोक्रेट्स थे उनको ज्यादा प्रिविलेजेस मिलने लगी थी नॉर्मल सिटीजन से, इसलिए लोग एलिनेटेड फील होने लग गए थे, लोग अपने आप को सिस्टम से कनेक्टेड फील नहीं कर रहे थे। दस द गवर्नमेंट लॉस्ट पॉपुलर बैकिंग। इसलिए गवर्नमेंट ने अपने पॉपुलर बैकिंग खो दी। पॉपुलर मतलब पीपल से रिलेटेड है। लोगों ने बैक करना बंद कर दिया, लोगों ने पीछे से सहारा देना बंद कर दिया गवर्नमेंट को। नेक्स्ट इज एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ गोर्बाचोव्स रिफॉर्म्स। अब हमने देखा फर्स्ट पार्ट में जो गोर्बाचोव ने कुछ रिफॉर्म्स किए थे, पेरेस्ट्रोइका, ग्लासनोस्ट, तो उसके एडवर्स इफेक्ट दिखाई दिए। He tried to reform the economy and loosen the administrative system to catch up the western world। वो चाहता था कि वेस्टर्न वर्ल्ड के जैसा ही ईस्टर्न वर्ल्ड यानी यूएसएसआर का जो ब्लॉक है वो भी प्रोग्रेस करे। तो उसने इकोनॉमी को रिफॉर्म करना शुरू किया और जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसको लूजन अप किया जाए। Some sections of Soviet society which felt that Gorbachev should have moved faster and were disappointed and impatient with his methods. They did not benefit in the way they had hoped and they benefited too slowly। अब सोवियत सोसाइटी का कुछ सेक्शन ऐसा था जो चाहता था कि गोर्बाचेव थोड़ा फास्ट काम करें, जो लूजनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कर रहे हैं या इकोनॉमी में रिफॉर्म लाने की कोशिश कर रहे हैं वो फास्टर करें, इसलिए वो इम्पेशेंट होते जा रहे थे और बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड थे। दूसरी तरफ जो मेंबर्स ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी थे एंड दोज हु वर सर्व्ड बाय द सिस्टम, जिनको सिस्टम से फायदा हो रहा था, दे टुक एग्जैक्टली द ऑपोजिट व्यू। उनका व्यू एकदम ऑपोजिट था। दे फेल्ट दैट देयर पावर एंड प्रिविलेजेस वर एरोडिंग एंड गोर्बाचेव वाज मूविंग टू क्विकली। उनको लग रहा था कि उनके जो पावर्स एंड प्रिविलेजेस थे, जो उनको सिस्टम से मिल रहे थे, जो चले आ रहे सिस्टम से मिल रहे थे, वो इरोड होते जा रहे थे और जो गोर्बाचेव है वो बहुत ज्यादा फास्ट जा रहे हैं। तो दो प्रकार के व्यूज बन रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे कि गोर्बाचेव स्लो चल रहे हैं और कुछ लोग कह रहे थे गोर्बाचेव बहुत ज्यादा फास्ट जा रहे हैं। इसलिए इस टग ऑफ वॉर में, इस खींचातानी में गोर्बाचेव लॉस्ट सपोर्ट ऑन ऑल साइड्स एंड डिवाइडेड पब्लिक ओपिनियन। गोर्बाचेव ने हर तरफ से अपना सपोर्ट खो दिया। फोर्थ पॉइंट इज राइज ऑफ नेशनलिज्म। द राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड द डिजायर फॉर सोवरेनिटी विद इन वेरियस रिपब्लिक्स। जो बाकी रिपब्लिक्स थे, जो 15 रिपब्लिक्स हम देख रहे हैं, उनमें नेशनलिज्म की भावना आने लगी, राष्ट्रवाद की भावना आने लगी।
उन कंट्रीज के जो सिटीजन्स थे उन्होंने सॉवरेनिटी की डिमांड करनी शुरू कर दी। वो कौन कौन से हैं? रसिया, इंक्लूडिंग रसिया, यूक्रेन, जॉर्जिया और बाकी बाल्टिक रिपब्लिक हमने देखे जो बाल्टिक सागर से लगते हैं, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये बाल्टिक रिपब्लिक्स बोलते हैं इनको। इन सब में सॉवरेनिटी के लिए डिमांड आनी शुरू होगी और उनकी नेशनलिज्म की भावना जगी। एंड इट प्रूव्ड द फाइनल एंड मोस्ट इमीडिएट कॉज, और यही एक लास्ट और मोस्ट इमीडिएट कॉज माना जाता है डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर के लिए। नाउ वी विल सी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द डिसइंटीग्रेशन। जो डिसइंटीग्रेशन हुआ यूएसएसआर का, उसका असर क्या पड़ा वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर। द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर मेंट द एंड ऑफ कोल्ड वॉर कन्फ्रंटेशन। जो यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन है, इससे कोल्ड वॉर के कन्फ्रंटेशन का अंत हुआ। सेकेंड इज द आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट्स बिटवीन टू सुपर पावर्स केम टू एन एंड एंड कैपिटलिज्म बिकेम डोमिनेंट एट इंटरनेशनल लेवल। जो आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट चल रहा था कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म के बीच में, दोनों सुपर पावर्स के बीच, उस आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट का एंड हो गया और जो कैपिटलिज्म है वो एक डोमिनेंट आइडियोलॉजी बन के आई इंटरनेशनल लेवल पे। मिलिट्री अलायंस गोट अबोलिस्ड विच एंडेड द आर्म्स रेस। जो मिलिट्री अलायंस बना हुआ था, खासकर वार्सा पैक्ट, उस मिलिट्री अलायंस का अबोलिशन हो गया जिससे आर्म्स रेस खत्म हुई। आर्म्स रेस खत्म होने के बाद वर्ल्ड में एक पॉसिबल पीस आया। नेक्स्ट इज पावर रिलेशंस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स चेंज्ड, यूएस बिकेम द सोल सुपर पावर। वर्ल्ड पॉलिटिक्स के जो पावर रिलेशंस हैं वो चेंज हो गए। हम देखते हैं कि पहले बाइपोलर वर्ल्ड था कोल्ड वॉर के दौरान, दो पोल बने हुए थे, यूएसए एंड यूएसएसआर, उनके अलायंसेस बने हुए थे। बट जब एक पोल डिसइंटीग्रेट हो गया, यानी कि यूएसएसआर का जब डिसइंटीग्रेशन हुआ तो एक पोल बचा। अब चांसेस ये थे कि वर्ल्ड या तो मल्टीपोलर वर्ल्ड बनेगा या फिर एक यूनिपोलर वर्ल्ड बनेगा। या तो ऐसा वर्ल्ड बनेगा जिसमें बहुत सारे पोल बन जाएंगे, या फिर एक पोल जो बचा हुआ है वही एक सुपर पावर बनेगा और यूनिपोलर यानी एक पोल वाला वर्ल्ड बनेगा। यहां पर वर्ल्ड पॉलिटिक्स में सेकंड केस सामने आया। यूएस एक सोल सुपर पावर बन गया, अकेला इकलौता सुपर पावर, यानी कि वर्ल्ड एक यूनिपोलर वर्ल्ड बन गया, बाइपोलर वर्ल्ड से यूनिपोलर वर्ल्ड बन गया। पर आगे के चैप्टर्स में हम देखेंगे कि जो यूनिपोलर वर्ल्ड बना ये ज्यादा सालों तक नहीं चला, बल्कि धीरे धीरे आज के दिन ये वर्ल्ड मल्टीपोलर वर्ल्ड बना हुआ है। वर्ल्ड में आज के दिन बहुत सारे पोल्स बने हुए हैं, जापान, चाइना, यूएसए, यूएसएसआर, यूरोपियन यूनियन, आसियान कंट्रीज, ये सब अलग अलग पोल बने हुए हैं। यहां तक कि इंडिया भी एक उभरता हुआ पोल बन के आ रहा है। तो वर्ल्ड एक आज के दिन मल्टीपोलर वर्ल्ड बना हुआ है। बट एग्जैक्टली हम डिसइंटीग्रेशन के बाद का वर्ल्ड देखें तो वो एक यूनिपोलर वर्ल्ड बन गया था और यूएस एक डोमिनेंट फोर्स बन गया था, यानी एक सोल सुपर पावर बन गया था, इकलौता सुपर पावर। नेक्स्ट इज डेमोक्रेसी एमर्ज्ड एज द बेस्ट वे टू ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल लाइफ। जो पॉलिटिकल लाइफ ऑर्गेनाइज करने का जो तरीका है उसमें डेमोक्रेसी बेस्ट वे निकल के आया, यानी कि कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म दोनों की आइडियोलॉजिकल लड़ाई में कैपिटलिज्म जीता था और उसकी जो पॉलिटिकल लाइफ थी यानी कि डेमोक्रेसी, वो एमर्ज हुई थी एज ए बेस्ट वे टू ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल लाइफ। नेक्स्ट इज वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ बिकेम पावरफुल एडवाइजर्स टू ऑल दीज कंट्रीज सिंस दे गेव देम लोन्स फॉर देयर ट्रांजिशंस टू कैपिटलिज्म। अब जो हम कंट्रीज देखते हैं जो यूएसएसआर से अलग हुए थे, इन्होंने कम्युनिज्म को छोड़ा था और कैपिटलिज्म को अपनाया था। तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने बहुत बड़ा रोल निभाया था एज एडवाइजर्स and giving them loans for their transitions to capitalism. Next is due to disintegration of USSR, many new countries emerged with independent aspirations and choices. अब जो नए कंट्रीज एमर्ज हुए थे यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद, उनकी इंडिपेंडेंट एस्पिरेशंस थी, इंडिपेंडेंट चॉइसेस थी। वो अपनी फॉरेन पॉलिसी, अपनी डोमेस्टिक पॉलिसी अपने हिसाब से चलाना चाहते थे, ना कि रशिया के हिसाब से। Some of them, especially the Baltic and East European states, wanted to join European Union and they became part of NATO. कुछ कंट्रीज जो बाल्टिक सागर से टच होते थे और जो ईस्ट यूरोपियन स्टेट्स थे, ईस्ट यूरोपियन स्टेट्स मतलब जो यूरोप के ईस्ट में पड़ने वाले स्टेट्स है, यूरोप कंटिनेंट है उसमें जो ईस्ट साइड में जो स्टेट्स पड़ते हैं, उन्होंने फैसला लिया कि वो यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करेंगे एंड दे बिकेम पार्ट ऑफ नेटो। हमने देखा 2004 में 3 कंट्रीज, एस्टोनिया, लातविया एंड लिथुआनिया, इन तीनों कंट्रीज ने नेटो ज्वाइन कर लिया था। ये तीनों सोवियत यूनियन से निकले थे। द सेंट्रल एशियन कंट्रीज, यूएसएसआर से निकले हुए सेंट्रल एशियन कंट्रीज। सेंट्रल एशियन कंट्रीज कौन से कंट्रीज हैं? वो कंट्रीज जो एशिया के सेंटर में पड़ते हैं, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब कंट्रीज एशिया के सेंटर में पड़ते हैं, इसलिए इनको हम सेंट्रल एशियन कंट्रीज कहते हैं।
दे वॉन्टेड टू टेक एडवांटेज ऑफ देयर जोग्राफिकल लोकेशन, उनको अपनी जोग्राफिकल लोकेशन का एडवांटेज लेना था। वो जानते थे कि उनकी जोग्राफिकल लोकेशन ऐसी है, वो वर्ल्ड में ऐसे हिस्से पे रहते हैं जो कि ईस्टर्न वर्ल्ड और वेस्टर्न वर्ल्ड को कनेक्ट करता है, इसलिए दे कंटिन्यूड देयर क्लोज टाइज विद रशिया एंड ऑल्सो टू एस्टेब्लिश टाइज विद वेस्ट। इसलिए उन्होंने रशिया से भी अपने क्लोज टाइज बना के रखे, रिश्ते मजबूत बना के रखे, और वेस्टर्न कंट्रीज से भी अपने रिश्ते मजबूत बना के रखे, द यूएस, चाइना एंड अदर्स। जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज थे उन्होंने वेस्टर्न वर्ल्ड से भी अपने टाइज बना के रखे और ईस्टर्न वर्ल्ड से भी अपने टाइज बना के रखे। Thus, the international system saw many new players emerge, each with its own identity, interests, and economic and political difficulties. इसलिए हम देखते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम में नए नए प्लेयर सामने आए, नए नए कंट्रीज निकल के आए जिनकी अपनी आइडेंटिटी थी, अपने इंटरेस्ट थे और अपने इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डिफिकल्टीज थी। उन्होंने अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से अपने डिसीजंस लिए। सो इस पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में इस चैप्टर के बचे हुए सारे टॉपिक्स को हम कंप्लीट करेंगे। तब तक आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को रिवाइज कीजिए और थर्ड पार्ट का वेट कीजिए। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट पार्ट आपको जल्दी से मिल जाए। सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू।